शख्सियत को आमंत्रित करने जा रहा हूँ जो निरंतर साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करते हैं। न जाने कितने लोगों को पीएचडी कराने में उनका योगदान है और तमाम पत्र पत्रिकाओं और साहित्यिक सेवाएं उनकी रहती हैं। न जाने कितनी किताबों का वो प्रकाशन कर चुके हैं और पूरे सम्मान के साथ बड़े भाई श्री अमन त्यागी जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। एक अवसर पर अपनी विचार चलिए बोलिए आप। चलो जी, आज्ञा मिल गई है कि आप बोलिए और कितना भी बोलिए। तिवारी जी समझ रहे हैं, मुस्कुराहट उनकी बता रही है, इशारा तो यही है। बहरहाल मैं सभी लोग अपने बारे में बता रहे हैं तो मुझे लगता है कि बता देना चाहिए। बिल्कुल बताना चाहिए। मैंने अनिल जी से ली है, बताना चाहिए। तो मैंने तो आपके बारे में ही बताया, आप मेरे बारे में जरूर बताओ। उनका कहना है कि हम अपने बारे में नहीं बताएंगे तो हमारे बारे में दूसरा कोई क्यों बताएगा। बिल्कुल। शायद कल बात चल रही थी अनिल जी से पत्रकारिता और साहित्य को लेकर के, साहित्य और पत्रकारिता का क्या रिश्ता है, इस तरह का कुछ टॉपिक था। मेरी रिसर्च चूंकि पत्रकारिता पर है और साहित्यिक पत्रकारिता पर है, मैंने जो दो पंक्तियों में उसको बांधा है, पत्रकारिता और साहित्य के अंतः संबंध को, मैं कह सकता हूँ कि पत्रकारिता वह वाहन है जो साहित्य को अपनी कमर पर लाद कर चलता है। साहित्य में पत्रकारिता ना हो समझ में आ जाएगा, लेकिन पत्रकारिता में साहित्य ना हो ऐसा हो नहीं सकता, विषय कुछ भी हो। चूंकि साहित्य के विषय सामाजिक होते हैं और पत्रकारिता किसी यूरिया खाद की तरह से उन विषयों को उठा करके साहित्य को देती है। बहरहाल साहित्य और साहित्यकार दोनों की सेवा पत्रकारिता करती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है द ग्राम टुडे। शिवेंद्र पांडे जी जो काम कर रहे हैं अपनी पत्रकारिता की चुनौतियों को तो वो स्वीकार कर ही रहे हैं, इसके साथ साहित्यकारों को सम्मानित करना, एक ऐसे वर्ग को सम्मानित करना जिनसे बच के आज लोग भागने लगे हैं। क्योंकि YouTube पर बहुत सारी चीजें सुन लेते हैं, लतीफे आ जाते हैं, बहुत सारे डांस आ जाते हैं। आज साहित्य को कौन सुनना चाहता है? लेकिन आवश्यकता तो वही है। जैसे अनिल जी ने कहा था, किसी ने कहा था पोल्यूशन का, इंफॉर्मेशन, सुधीर राणा जी ने बताया कि आज इंफॉर्मेशन पोल्यूशन फैल रहा है। तो ऐसा आज ही नहीं है, प्रारंभ से ही है। मैं दूसरे धार्मिक ग्रंथों की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर अपने विशेष रूप से सनातन ग्रंथों की बात करूं तो आप मनुस्मृति उठा लीजिए, तमाम श्लोक उसमें प्रक्षेपित हैं। दूसरी ओर बहुत सारे उपनिषद और पुराण हैं जो जिनमें काल्पनिक कहानियां गढ़ दी गई हैं। कब गढ़ दी गई, कैसे गढ़ दी गई, ये शोध का विषय है। तो प्रक्षेपण है और ये पोल्यूशन है। ये चलता रहा है। आगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा, टेक्निक बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है पोल्यूशन भी बढ़ेगा। उससे बचाने का काम पत्रकार को करना चाहिए। समस्या ये नहीं है कि पत्रकारिता में पोल्यूशन बढ़ रहा है। समस्या ये है कि जब कोई डाकू खड़क सिंह साधु बन जाएगा, बाबा बन जाएगा या मजबूर बन जाएगा, या रावण जैसा विद्वान व्यक्ति साधु बनकर के सीता का हरण करेगा, तो ये साधु का दोष तो नहीं हुआ। उसी तरह से पत्रकारिता का दोष नहीं है। अगर कोई आवरण ओढ़ करके पत्रकारिता में आ रहा है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है तो ये पत्रकारिता का कदापि दोष नहीं है। एक शिक्षक का उद्देश्य है शिक्षा प्रदान करना, ये शिक्षक का दोष नहीं है। लेकिन एक शिक्षक किसी बच्चे का या सहकर्मी का शोषण कर रहा है तो ये उसका व्यक्तिगत दोष है। तो यही बात पत्रकारिता की है। चूंकि हमने पत्रकारिता को जिया है, जी रहे हैं और जीते रहेंगे। साहित्य से मेरा शायद जब मैंने आंखें भी नहीं खोली थी उससे पहले का लगाव है, और मैं बिल्कुल अभिमन्यु की तरह से कह सकता हूँ कि मैं पेड़ से सीख करके पैदा हुआ हूँ बहुत सारी चीजें। एक दोष वास्तव में मेरा था जिसको मैं आज स्वीकार करता हूँ सबके सामने,
जिसको कहा जाए विस्मृति दोष। मुझे बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, बहुत सारे घटनाएं होती हैं और मैंने कब क्या कर दिया, किसके लिए क्या कर दिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो याद नहीं रहती हैं। सब नहीं भूलता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती याद नहीं रहती हैं। और वो याद इसलिए नहीं रहती हैं कि मैं कहीं मानसिक रूप से विकलांग हूँ। यदि मैंने उनको याद रखा तो मैं अगला कदम कैसे रखूँगा, इसलिए मैं उन चीज़ों को भूल जाता हूँ। चाहे वो शोध की हो, प्रकाशन की बात हो, कुछ चीज़ें मुझे अब याद आ रही हैं। जैसे उपलब्धियों के नाम पर मैंने कभी उपलब्धियों को गिना नहीं है, लेकिन जब अब सोचने के लिए बैठता हूँ कभी कभी, तो लगता है कि बिजनौर में जो लोग महान लोग पैदा हुए होंगे वो हुए, उनसे हमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा ये हम जानते हैं। दूसरा हमें बताएगा, या तो हमारी तारीफ करते हुए बताएगा या हमारी बुराई करते हुए बताएगा। लेकिन हमें ये मान लेना चाहिए कि बिजनौर में जितने महान लोग पैदा हुए होंगे, हमसे महान कोई नहीं है। और अगर हम महान हैं तो फिर हमें महान काम करने ही होंगे, और जब हम महान काम करेंगे तो उसमें से कुछ तो होगा जिसे बाकी सब लोग याद रखेंगे। तो नजीबाबाद से या बिजनौर से उस समय में प्रकाशन शुरू किया जब दिल्ली जैसी जगहों में प्रकाशन खतरे में था, और पता लगा कि हमारी बहुत सारी किताबों को सम्मान मिला, बहुत सारी किताबें यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही हैं, हमारी शोधादर्श पत्रिका स्वयं यूनिवर्सिटी में लगी हुई है। यहाँ तक कि रमेश पोखरियाल निशंक के 2 पुस्तकें, एक उपन्यास और एक कहानी संग्रह, तेलंगाना भाषा में अनुवाद कराई और तेलंगाना में ही वो छपी। ये परिलेख प्रकाशन की देन है। परिलेख प्रकाशन की देन है कि तेलंगाना के बहुत सारा साहित्य छपा और उनको 1-1 लाख रुपए का सम्मान भी मिला। तो हम नजीबाबाद, चूंकि आज ग्लोबलाइजेशन है, हम नजीबाबाद में रहते हुए ये मान लें कि हम नजीबाबाद के हैं तो ये हमारे साथ छलावा होगा। हमें मान लेना चाहिए कि आज हम जो बोल रहे हैं वो यहाँ भी सुना जा सकता है और अमेरिका में भी सुना जा सकता है। जब हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर कितनी दूर तक हवा तैरती है, मेरे ख्याल से हवा से तेज, पानी से तेज, और प्रकाश की जो गति होती है उससे भी तेज आज सोशल मीडिया की गति हो गई है। ये हमें तय करना है कि हम किस दिशा में दौड़ रहे हैं। सही बात। ऐसे कुछ मेरे विचार हैं, हो सकता है अच्छे हों और हो सकता है खराब हो, लेकिन मेरे चूंकि मेरे हैं तो इसलिए मैं तो यही मानूंगा कि मेरे अच्छे विचार हैं। दूसरा कोई माने ना माने, और नहीं भी मानता है तो मैं मनवाऊंगा। मेरे साथ रहना तो मानो। अनिल जी ने कहा फाइकू सुनाए, फाइकू की चर्चा चली तो मातृ तुल्य आदरणीय रश्मि अग्रवाल जी ने कहा कि ये बीमारी की तरह से फैल गया है। और ये सच है कि आप कितने अच्छे लोगों को याद रखते हैं। अगर रावण को राम ने नहीं मारा होता तो शायद आज राम भी हमें याद नहीं होता, लेकिन रावण हमें आज भी याद होता। कोरोना कोई नहीं भूलने वाला, प्लेग को कोई नहीं भूलने वाला। जितनी महामारियां आई या जितने बुरे लोग हुए, उनसे इस समाज ने कुछ अच्छा भी सीखा है। और वास्तव में आज जो फाइबू फैला है किसी बीमारी की तरह से, मुझे पता लगा कि मेरी पत्नी भी फाइबू कह रही है, मेरी बेटी भी फाइबू कह रही है, मेरा बेटा भी फाइबू कह रहा है। आदरणीय रश्मि जी ने 300 के आसपास फाइबू लिख डाले हैं। अनिल जी के तो पिछले अंक में 203 फाइबू छपे हैं। पांडे जी जो ग्राम टुडे अखबार निकालते हैं, तो आपने भी मेरे ख्याल से 20 फाइबू शायद आपके भी आ गए हैं अगले अंक के लिए। आलोक जी जो कहानी लिखते हैं, आकाशवाणी के लिए भी काम करते हैं, शिक्षक हैं, 20 फाइबू उनके भी आ गए हैं। और ऐसा कि देश भर में कम से कम 70 से अधिक लोग, प्रमोद शर्मा प्रेम जी जो गजल के व्यक्ति हैं लेकिन फाइबू लिख रहे हैं, तो अमन है तो फाइबू तो चलेगा। वाह वाह वाह। और जो अमन को चाहता है वो फाइबू भी लिखेगा। माला बना दो इस बार तो माला नहीं वाला फाइट चल रहा फाइबू तो चलेगा।
पांडे जी कह रहे हैं बनारस में चल रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। 2012 से अनिल जी ने 13 बताया, 13 में ताज महोत्सव में फाइको पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें उस समय के प्रसिद्ध व्यंगकार अविनाश वाचस्पति जी थे। उन्हीं के मुंह से ये प्रारंभ हुआ था वहाँ चर्चा का। तो कई लोगों ने उसको सराहा, और बनारस में ही नहीं जी, अमेरिका में फाइको कहे जा रहे हैं, कनाडा में फाइको कहे जा रहे हैं, दक्षिण भारत में फाइको कहे जा रहे हैं। आज मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों को मैं जानता हूँ वो 100 से ऊपर लोग हैं जो फाइको कहने वाले लोग हैं। उनमें से 30-35 ऐसे होंगे जिन्होंने 10-20 लिखे हैं, और 70 के आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने 200, 300, 400 से ऊपर फाइको लिखे हैं। एक विशेषांक पूरा निकाल चुके हैं। पिछला विशेषांक भी जो शिक्षा विशेषांक है, पढ़ने से लगता है कि ये तो फाइको विशेषांक हो गया है। 21 तारीख में फिर एक विशेषांक आ रहा है, फाइको दिवस मना रहे हैं हम, उसमें भी 20-20 फाइको है। मुझे लग रहा है कि वहां भी संभवतः 500-700 फाइको पढ़ने के लिए मिलेंगे। और खास बात यह है कि फाइको आपस में टकरा नहीं रहे हैं। 3 पंक्तियों के यहाँ हाइको एक जैसे मिल जाते हैं, लेकिन फाइको में कोई समानता नहीं मिल रही, सबके अपने अपने विषय हैं। अगर प्रमोद शर्मा प्रेम लिख रहे हैं तो उनकी अपनी सोच निकल कर आ रही, पूरा चरित्र निकल के आ रहा है। आप फाइको पढ़ लीजिए किसी लेखक के, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उसका पूरा चरित्र आपके सामने होगा। आप किसी के दोहा, गजल, चौपाई, कुछ भी साहित्य पढ़िए, नहीं समझ पाएंगे चरित्र को, लेकिन फाइको लिखिए, पूरा चरित्र सामने आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात, तुम्हारे लिए 2 शब्द फिक्स हैं फाइको में। आपको 4 और 3 7 शब्द लिखने हैं। आप 4 और 3 शब्द कैसे भी लिख डालिए, वो छंदोबद्ध हो जाएंगे सिर्फ तुम्हारे लिए की वजह से। आप तुकांत लिखिए, अतुकांत लिखिए, आपको एहसास नहीं होगा ये तुकांत है कि अतुकांत है। आप अगला चरण जब चलेगा तो बहुत सारे लोग निखर के आएंगे जिनमें पता लगेगा कि फाइको नुमा गजल लिखी जा रही है, फाइको गीत लिखे जा रहे हैं। रहेगा फाइको ही, उसमें फर्क इतना हो जाएगा कि आप गजल का एक मिसरा लिख रहे हैं, उसको 3 पंक्तियों में डिवाइड कर लीजिए, तुम्हारे लिए वो रदीफ काफिया हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही गीत में दूसरी चीजों में हो सकता है। तो बहुत सारे प्रयोग होंगे, चूंकि अभी प्रारंभ है। और अनिल जी घबराइए नहीं, अभी आपको फाइको के दर्शन हुए, उसके बाद कुछ और भी दर्शन होंगे। तो अभी आगे अमनिका की भी चर्चाएं होंगी, लेकिन पहले फाइको मंचासीन हो जाए, उसके बाद फिर अमनिका। और मैं 21 तारीख में आप सब लोगों से, जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं, मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, हमारे श्याम प्रकाश तिवारी जी कभी साहित्य की रचना नहीं करते हैं, लेकिन साहित्य को पोषित करते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये 4 फाइको सुनेंगे और अगले दिन से फाइको कहने लगेंगे, घरवाली के सामने थाली रखेंगे खाने के लिए, ये कहेंगे 4 फाइको हो गया। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बस ये एक प्रयास, हल्का सा प्रयास करें और हो जाएगा। तो फाइको एक ऐसी विधा भी है जो गजल नहीं लिखना जानता है या गीत नहीं लिख सकता है, और उसको साहित्यकार बनना है, साहित्य की श्रेणी में आना है, तो फाइको लिखे, वो फाइकोकार बने। तो इसी के साथ मुझे लग रहा है कि काफी हो गया है। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद आलोक त्यागी जी का भी वक्तव्य हो, और हमारे श्याम प्रकाश तिवारी जी हमारे बीच हैं, श्याम प्रकाश तिवारी जी को भी जरूर सुना जाए, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। मैं ये बात नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि श्याम प्रकाश तिवारी जी जहाँ है वो विद्यालय बहुत अच्छा हो जाता है। तो जो गुण एक प्रधानाचार्य में, एक शिक्षक में होने चाहिए, वो सर्व गुण संपन्न है, और वो जहाँ खड़े हो जाते हैं, जहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ एक विद्यालय प्रारंभ हो सकता है, या वो खुद में ही विद्यालय है। इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पहले श्याम प्रकाश तिवारी जी को, और उसके बाद फिर हमारे आलोक भाई अपना वक्तव्य देंगे। मैं आलोक भाई को भी आमंत्रित कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आलोक त्यागी जी के हाथ में माइक होगा, तो वो चाहे जो करें। धन्यवाद।